हम अपने समस्त प्रतिभागियों, विद्वानों और इस आयोजन से जुड़े हुए शोधार्थी प्राध्यापकों का इस मध्य बिंदु पे स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को बड़ी तीव्रता के साथ गति देते हुए मैं आहूत करता हूं डॉक्टर राम नारायण पटेल को। दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में आप हिंदी के प्रवक्ता के पद पर पदस्थ हैं। हमारे इस महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र आप रहे हैं और वर्तमान में देश की राजधानी दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके प्रकाशित ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण है अनुवाद प्रक्रिया एवं समस्याएं, प्रयोजन मूलक हिंदी, हिंदी हाइकू संवेदना और शील, हिंदी नवगीत, योगी संवेदना, हिंदी हाइकू इतिहास और उपलब्धि, छायावाद और पांडे। इसके अतिरिक्त आपके 5 काव्य संग्रह भी प्रकाशित हैं। मैं बिना किसी और पृष्ठभूमि से आमंत्रित करता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से डॉक्टर राम नारायण पटेल को। धन्यवाद सर। मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? आ रही, बोलिए। उपस्थित विद्वज्जनों, श्रद्धेय शरदचंद्र बिहार जी, केसरीलाल वर्मा जी, अवधेश प्रधान जी, विनय पाठक जी, मौना कौशिक जी, चितरंजन जी, श्रद्धेय गुरु मेदिनी नायक जी, बिहारी लाल साहू जी और पांडे परिवार के मान्य सदस्यगण, दिनेश जी, ईश्वर शरण जी, शिव कुमार जी, मेरे मित्र अजय पांडे, अग्रज राजेश दुबे जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, इस ऐतिहासिक वेबिनार के आयोजन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा किरोड़ीमल कॉलेज के प्राचार्य महोदय तिवारी जी को, विशेष रूप से मिनकेतन प्रधान जी को जो मेरे गुरु भी हैं। इस 2 दिन के ज्ञान यज्ञ में पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं मुकुटधर पांडे जी के कृति व्यक्तित्व पर अपनी बात रखूंगा, परंतु शब्द मेरे नहीं, उन विद्वानों के होंगे जिनको मैंने अब तक पढ़ा और कल तक सुना है। मैं तो केवल उनके शब्दों और विचारों को जोड़ने का काम करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छायावाद को 100 वर्ष हो गए मान्य गणना, वार्षिक गणना के हिसाब से, और विगत 100 वर्षों से छायावाद को समझने का क्रम जारी है और शायद आज भी जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि छायावाद पर जितना अधिक कहा गया और लिखा गया वह उतना ही अधिक जटिल होता गया है। शायद इसका कारण उसकी काव्यत्व शक्ति और परिस्थितियां हैं, जिसकी चर्चा कल हो रही थी। लेकिन परिस्थितियां जब बदलती हैं तो साहित्य की उस धारा को जिसने युगांतर उपस्थित किया और उस धारा के मान्य रचनाकारों को जिसने साहित्य में क्रांति ला दी, फिर से समझने की आवश्यकता महसूस होती है। यह आयोजन इसी की एक कड़ी है, मैं ऐसा मानता हूं। इस आयोजन के साथ तो एक सुखद संयोग भी जुड़ा हुआ है कि मुकुटधर जी का संबंध जिस शहर, संस्थान और जिन सज्जनों से रहा, आज उसी संस्था, शहर और सज्जनों के द्वारा छायावाद के 100 वर्ष के बहाने उन्हें याद किया जा रहा है। जहां से छायावाद को नाम मिला, उसकी पहचान बनी,
आज उसी जगह पर इस आकाशीय प्रक्रिया के माध्यम से हम एकत्रित हुए हैं। इस क्रम में मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी मुकुटधर जी का स्नेहिल सानिध्य मिला और आज उनके कृति व्यक्तित्व पर कुछ कहने का अवसर मिला। मित्रों, मुकुटधर पांडे जैसा व्यक्ति युगों बाद जन्म लेता है। वे आधुनिक साहित्य के मुकुट थे। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बालपुर में सन 1895 में जन्मे मुकुटधर जी तकनीकी खराबी आ गई है। आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए। मैं आगे बात बढ़ा रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बालपुर में सन 1895 को जन्मे मुकुटधर जी को बचपन से साहित्य और संस्कृति से लगाव था, और यह लगाव अकारण नहीं था। उनका पूरा पारिवारिक जीवन, उनका पूरा परिवार साहित्यिक वातावरण में पल बढ़ रहा था। उनके अग्रज पंडित लोचन प्रसाद जी द्विवेदी मंडल के प्रमुख रचनाकार थे और पुरातत्ववेत्ता भी थे। उनका संबंध ठाकुर जगमोहन सिंह के जगमोहन मंडल के प्रमुख सदस्य श्री मालिकराम त्रिवेदी भोगा जी से रहा। पिता और अन्य भाई भी साहित्यिक रुचि संपन्न व्यक्ति थे और उस समय के तमाम बड़े रचनाकारों और समाजसेवियों से उनके परिवार का बहुत आत्मीय संबंध रहा। स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव मुकुटधर जी पर पड़ा। मैं इन बातों को इसलिए दोहरा रहा हूं कि कल शिव कुमार पांडे जी ने कहा कि छायावाद पर और मुकुटधर पांडे जी पर तो बहुत खूब चर्चा हुई, लेकिन पांडे परिवार पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं उनकी भावनाओं का कद्र करता हूं। मुकुटधर पांडे का कृति व्यक्तित्व एक युग प्रवर्तक रचनाकार का था। उन्होंने सन 1920 में छायावाद का नामकरण किया और उसे पहली बार व्याख्यायित किया। आश्चर्य है कि साधन और सुविधा से दूर एक निपट गंवैया और बेहद संकोची व्यक्ति छायावाद को समझ भी रहा था और समझा भी रहा था। समझने समझाने के इस क्रम में वे रविंद्रनाथ टैगोर, महावीर प्रसाद द्विवेदी और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जैसे बुद्धिजीवियों से बराबर वैचारिक संवाद बनाए हुए थे। छायावाद, जो आधुनिक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, भक्ति आंदोलन के बाद का सबसे सशक्त काव्यांदोलन है। मुकुटधर पांडे उस काव्यांदोलन के अगुआ रचनाकारों में थे। नर्मदा नदी का उद्गम मैंने देखा है। अनेक बुलबुलें उठ रहे हैं। उन बुलबुलों को हथेली से तो कभी अंगूठों से दबाने का मैंने प्रयास किया बचपन में, पर वे ना दबे ना रुके। छायावाद का भावोदय कुछ इसी प्रकार हुआ। प्रारंभिक बिंदुओं पर विचार करें तो पाएंगे कि द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में काव्य में जो एक प्रकार की नवीनता दिखाई दे रही थी, जिसमें सौंदर्य और जिज्ञासा की प्रवृत्ति थी, वह प्रवृत्ति मुकुटधर जी की रचनाओं में पहले पहल दिखाई देती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में उन आत्मगत भावनाओं को स्थान दिया जो द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों से पर्याप्त भिन्न थी। नवीन कोटि की अभिव्यंजना प्रणाली के साथ भावात्मकता तथा परोक्ष सत्ता के प्रति समर्पण भाव उनके काव्य की विशेषता है। उनमें आध्यात्मिकता एवं मानवतावादी भावना की प्रवृत्ति थी, जो कमोबेश कविंद्र रविंद्र से और अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों से प्रभावित थी। परंतु
यह प्रभाव कोई अंधानुकरण नहीं था, जैसा कि छायावाद के संदर्भ में ऐसा आरोप लगाया जाता है। खैर, यह प्रसंग मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूं। जब हम छायावाद की बात करते हैं तो स्वच्छंदतावाद की चर्चा स्वाभाविक है। आधुनिक हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम आभास पंडित श्रीधर पाठक की रचनाओं में मिलता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका अंकुरण भारतेंदु युग में ही ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में हो चुका था। बाद में श्रीधर पाठक ने विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद आदि में स्वच्छंदतावादी भावना को पल्लवित किया, लेकिन खड़ी बोली की यह स्वच्छंद धारा द्विवेदी जी की संस्कृत निष्ठ भाषा शैली और पुनरुत्थान मूलक सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण आगे न बढ़ सकी। किंतु सन 1913-14 के आसपास, यानी प्रथम विश्व युद्ध के पहले, कुछ ऐसी रचनाएं सामने आईं जिनमें भाव व्यंजकता और सांकेतिकता के साथ साथ जीवन की गतिशीलता और लालित्य जैसी प्रवृत्तियां दिखाई देने लगीं। ऐसी प्रवृत्ति वाले द्विवेदी युग की परिपाटी पर न चलकर काव्य को अधिक सरस और चित्रमयी तथा अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए। संभवतः यह नई काव्य धारा की पहली पदचाप थी, जहां वह विषय वस्तु और शैली के स्तर पर स्थूलता के बदले सूक्ष्मता की ओर बढ़ रही थी। ऐसी प्रवृत्ति वाले रचनाकारों में मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, बद्रीनाथ भट्ट, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, रूप नारायण पांडे, गोपाल शरण सिंह प्रमुख थे। इनमें भी मुकुटधर पांडे की रचनाएं अन्य रचनाकारों से कुछ भिन्न थीं। भिन्न इस अर्थ में कि उनमें प्रांजलता थी, प्रवाहमयता और प्रगीतात्मकता की प्रवृत्ति थी। कल इसी की चर्चा श्रद्धेय बिहार साहब कर रहे थे और आदरणीय गौरीदत्त शर्मा जी भी इसी ओर संकेत कर रहे थे। यह एक प्रकार का वैचारिक विद्रोह ही था, जिस विद्रोह की बात बिहार साहब कर रहे थे। यह वैचारिक विद्रोह था। द्विवेदी युगीन उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध मुकुटधर पांडे की इस समय की रचनाओं में प्रकृति के सचेतन रूप के साथ मानव के लौकिक जीवन का चित्रण अधिक था। जीवन और जगत को एक विस्तृत फलक पर देखने की उनमें प्रबल आकांक्षा भी थी। खिल के गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, तथा वन में त्रिविध व्यार सुगंधित फैल रही है, कुसुम ब्याज से आहा चित्रमय मही हुई है, चित्रमय हुई मही है, बौरे अम्ब कदम्ब सरस सौरभ फैलाते, गुनगुन करते भ्रमर वृंद उन पर मंडराते। मित्रों, निश्चय ही उनकी इन प्रारंभिक रचनाओं की प्रवृत्ति और शैली द्विवेदी युगीन भाव, विषय और शैली से भिन्न है। कहना चाहिए कि छायावाद के रूप में एक नवीन युग की भूमिका ऐसी ही रचनाओं से निर्मित हो रही थी। मित्रों, छायावाद के संदर्भ में अक्सर प्रकृति प्रेम की बात की जाती है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रेम एक सार्वकालिक और सार्वभौमिक भावना है। इसमें जहां मिलन विरह की द्विधात्मक गति होती है, वहीं ऊर्ध्वमुखी विकास की एक प्रक्रिया भी होती है। अपने विकास क्रम में वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अथवा कहें कि लौकिक से अलौकिक की ओर अग्रसर होता है। छायावाद में प्रेम का यही ऊर्ध्वगामी रूप विद्यमान है। प्रकृति मिला दो विश्व प्रेम में, विश्व स्वयं ही ईश्वर है, कहकर प्रसाद जी ने अपने प्रेम विषयक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए
जिस प्रकार वैयक्तिक प्रेम को विश्व प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम में उदात्तीकृत करने का संदेश दिया, उसी प्रकार मुकुटधर जी ने उसमें लोकोत्तर पावनता की, प्रतिष्ठा की और स्वच्छंदता का परिचय दिया। है अलभ्य पदार्थ तू ही सृष्टि में, यह जानकर मान करते हैं सभी तब पूज्यता पहचान कर, प्रेम से जग में प्रभाकर नित्य आता दृष्टि है, चंद्रमा निज किरण रूपी अमृत करता वृष्टि है। यह गौर करने की बात है कि स्वच्छंदतावादी कवियों ने जीवन में जिस प्रकार एक रहस्यमयी सत्ता का आभास पाया और उसके प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा प्रकट की, उसी प्रकार मुकुटधर जी की प्रारंभिक रचनाओं में प्रकृति रहस्य के प्रति कुतूहलता और जिज्ञासा का भाव निहित है। कुररी के प्रति कविता, जिसकी चर्चा यहाँ बार बार हुई है इस मंच पर, और जिसे छायावाद की प्रथम कविता रचना कही जाती है, उसमें अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के साथ, जिज्ञासा भाव के साथ मानवीय संवेदनाएं देखिए। बता मुझे ऐ विहग विदेशी अपने जी की बात, पिछड़ा था तू कहाँ आ रहा जो कर इतनी रात। शून्य गगन में कौन सुनेगा तेरा विपुल विलाप, बता कौन सी व्यथा तुझे है किसका परिताप। बता मुझे ऐ विहग विदेशी अपने जी की बात। यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं थोड़ी दो पंक्ति को गुनगुना दूं। बता मुझे ऐ विहग विदेशी अपने जी की बात, बता मुझे ऐ विहग विदेशी, पिछड़ा था तू कहाँ, पिछड़ा था तू कहाँ, आ रहा जो कर इतनी रात। शून्य गगन में कौन सुनेगा, शून्य गगन में कौन सुनेगा तेरा विपुल विलाप। बता मुझे ऐ विहग विदेशी अपने जी की बात, बता मुझे ऐ विहग विदेशी। मित्रों, यह अंतर्मन को बेहद झंझोटने वाली कविता है। इस कविता के संबंध में पूछे जाने पर मुकुटधर जी ने कहा था कि छायावाद लिखा नहीं जाता, लिख जाता है। ध्यान दीजिए, मुझे तो लगता है कि इस कविता का भाव आदि कवि के समान है। आदि कवि क्रौंच की दशा और आर्त पुकार सुनकर विचलित हुए थे और उनकी वाणी फूट पड़ी थी। यहां कवि कुररी की वेदना सुनकर द्रवित हुए। एक में करुणा मिश्रित क्रोध है तो दूसरे में वेदना मिश्रित राग विराग। एक में द्रवीभूत शाप है तो दूसरे में सहानुभूति और परिताप। एक में मूर्छना की सी स्थिति है तो दूसरे में जिज्ञासा का भाव। लेकिन दोनों में पीड़ित के प्रति आत्मीयता का भाव बराबर बना हुआ है। इस अर्थ में क्रौंच और कुररी लोक के ही प्रतीक जान पड़ते हैं। यहां अज्ञात सत्ता का आलंबन तो है ही, सामंतवाद और साम्राज्यवाद के विरोध का स्वर भी विद्यमान है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः यह कहना गलत होगा कि छायावाद में सामाजिक राजनीतिक चेतना का अभाव था और वे केवल भावलोक अथवा कल्पनालोक के कवि थे। छायावाद की
सामाजिक दृष्टि को समझने की आवश्यकता है। यह कोई पलायनवाद नहीं है। अवधेश जी और बिहार साहब कल यही चर्चा कर रहे थे। दूसरी बात यह कि प्रायः यह सुनने और पढ़ने में आता है कि जड़ता में चेतना का आरोप छायावादी काव्य की एक प्रवृत्ति है, लेकिन प्रकृति तो जड़ और चैतन्य दोनों है। एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। याद कीजिए कामायनी की वो पंक्ति। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसको हम जड़ कहते हैं वह भी चैतन्य है। अतः इसे प्रकृति और मनुष्य के पारस्परिक संपर्क और सामीप्य के रूप में हमें देखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के विराट संसार का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। उसकी भाववादी कल्पना में प्रकृति किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है, कभी असीम रूप में तो कभी ससीम रूप में। मुकुटधर पांडे प्रकृति के असीम रूप का स्वागत करते हैं और कहते हैं, बिछा हृदय पर आसन मेरे आज, सजे तुम्हारे स्वागत के सब साज। गूथ प्रेम के फूलों की नवमाल, रखा मैंने पलक पावड़े डाल। उत्कंठित हो दर्शन हेतु महान, राह तुम्हारी तकते हैं ये प्राण। स्पष्ट है कि मुकुटधर जी ने प्रकृति सौंदर्य को आत्मीयता भरी दृष्टि से देखा और उसे उसी आत्मीयता के साथ चित्रांकित किया। 1916 में प्रकाशित पूजा फूल, जो उनके पूर्व प्रकाशित रचनाओं का संग्रह है, उसमें प्राकृतिक क्रिया व्यापारों के ऐसे अनेक चित्र हैं जिसमें उनकी स्वतंत्र दृष्टि का परिचय मिलता है। गुलाब, कुमुदिनी, पूर्णचंद्र, वसंत, ग्रीष्म, हेमंत, किंशुक कुसुम, शरद सरवरी आदि इसके प्रमाण हैं। इन रचनाओं में जहां प्राकृतिक सुषमा का सूक्ष्म निरीक्षण है, वहीं प्रकृति सौंदर्य से उत्पन्न रसोद्रेक का आनंद भी है। प्रभात शीर्षक कविता में वे प्रकृति का मानवीकरण करते हुए पक्षियों के कल पूजन को ही मंत्रोच्चार घोषित करते हैं। इतना ही नहीं, वृक्षों का पुष्पपात करना और प्रेम प्रदर्शित करना उन्हें आत्मविभोर कर देता है। विटप पुष्पांजलि रुचिर करते सहर्ष प्रदान है। वेद पाठी द्विजवरों से विहग करते गान है। तरुवरों के पत्र से हैं ओस के कण झर रहे। पुण्य तीर्थोदक सदृश सुपवित्र सबको कर रहे। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि मुकुटधर जी की रचनाओं में जो आत्माभिव्यक्ति की आकांक्षा है, वह आत्म प्रसार की ही आकांक्षा है। वे रविंद्र की भांति रूढ़ियों के विरुद्ध परिवर्तन का जय घोष करते हुए विराट का अंकन करते हैं। इसी भाव के कारण वे बहिर्मुखी अभिव्यक्ति के बदले अंतर्मुखी चेतना को महत्व देते हैं। उनकी इन्हीं विशेषताओं के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा कि मुकुटधर पांडे की रचनाएं नरेतर प्राणियों की गतिविधि का भी राग रहस्यपूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर झुकती मिलेगी। यही बात शिव कुमार जी अभी कर रहे थे। यह सच है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में जितने भी आंदोलन हुए, उनमें सबसे अधिक विवादास्पद रहा छायावाद। मैं यहां उसके पक्ष विपक्ष में बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि छायावाद एक काव्यांदोलन मात्र नहीं है, वह सांस्कृतिक जागरण का परिणाम है। कल अवधेश प्रधान जी इसी संबंध में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। सांस्कृतिक जागरण का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है, किंतु इसका आध्यात्मिक पक्ष मध्यकालीन धार्मिकता से एकदम भिन्न है, या कहें कि इसमें मध्ययुगीन धार्मिकता के विरुद्ध
एक प्रकार की नैतिकता और सांस्कृतिक दृष्टि की तलाश थी जो सीधे सामाजिक जीवन से संबद्ध थी। जैसा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि नई छायावादी कविता का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। आधुनिक परिवर्तनशील समाज व्यवस्था और विचार जगत में छायावाद भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिस्थिति के अनुरूप स्थापना करता है। मुकुटधर जी की विश्वबोध कविता देखिए, ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, जिसकी चर्चा अभी चित्तरंजन कर जी कर रहे थे। खोज में हुआ वृथा हैरान, यहाँ ही था तू हे भगवान, दीनहीन के अश्रुनीर में पतितों की परिताप पीर में तेरा मिला प्रमाण, खोज में हुआ वृथा हैरान। करुणा और मानवता का यह भाव उनकी अनेक रचनाओं में देखे जा सकते हैं। आराधना शीर्षक कविता में वे कहते हैं कि हल जोतता किसान छेड़ता है जब अपनी लंबी तान, सुन तब उसे वाटिका से निज करता मैं उर विच विचार, खेतों में यूं आर्त स्वर से यह किसको है रहा पुकार। दिन दुखियों और श्रमिक वर्ग के प्रति यह करुणा भाव सभी छायावादी कवियों के यहां विद्यमान है। दलित जनों पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए प्रभु, तुम्हारी शक्ति अरुणा, कहकर निराला एक नूतन शक्ति का आह्वान करते हैं। तो ग्राम्या में पंत जी ने श्रमजीवी शोषित और किसानों की दयनीय दशा देखकर बिलख उठते हैं, यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित, यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित। मानवता का ऐसा रूप छायावाद के पूर्व नहीं दिखाई देता। नवजागरण और राष्ट्रीय जागरण का एक सुंदर उदाहरण मुकुटधर पांडे जी की रचनाओं में देखिए। मुकुटधर जी की एक रचना है वीर काव्य। ये शायद ज्यादा प्रकाश में नहीं आई है। प्रिय परिवार पुत्र पत्नी को अंतिम गले लगाने दो, हो बंधन विच्छिन्न समर का अमर राग अब गाने दो, आज बर्फ की चट्टानों पर गर्म खून जम जाने दो, जाने दो जाने दो हमको विजयी बनकर आने दो। मित्रों, इस कविता के संदर्भ में एक संस्मरण मुझे किसी ने सुनाया था, शायद सत्य है, जो मुझे मुकुटधर पांडे जी ने भी कुछ संकेत किया था। मैं उनके साथ 7 वर्ष तक रहा हूं। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर जेल में थे, कैदी नंबर 1527। तब सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते थे। ये तो छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं, परंतु भारत के और विदेश के लोग जान लें कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को बिलासपुर जेल में कारावास की सजा मिली थी और उन कैदी नंबर 1527 उनको नंबर मिला था। वह ऐतिहासिक पल था। उसी जेल के भीतर फरवरी 1922 को पुष्प की अभिलाषा का विस्फोट हुआ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। यह अमरत्व प्रदान करने वाली कविता जेल के भीतर से जंजीरों को तोड़ती निकली। एक भारतीय आत्मा भारतीयों को जेल के भीतर से ललकार रहा था, तो दूसरा बाहर से जेल के भीतर के उस भारतीय आत्मा को फौलादी बना रहा था। यह कविता उसी का संदर्भ है, जाने दो मुझको विजयी बनकर आने दो। मुकुटधर जी की एक दूसरी बड़ी विशेषता है उनका निबंध लेखन। उन्होंने हिंदी में छायावाद नामक निबंध लिखकर ऐतिहासिक कार्य किया। उनका यह निबंध सन 1920 में श्री शारदा के 4 अलग अलग अंकों में प्रकाशित हुए। यह छायावाद संबंधी पहला और गंभीर लेख है।
इसमें उन्होंने छायावाद को समझाते हुए उसके महत्वपूर्ण तत्वों का उद्घाटन किया है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इस पर खूब चर्चा हो चुकी है, लेकिन छायावाद के नामकरण के संबंध में उनका क्या अभिप्राय था, इस संबंध में वे कहते हैं कि नई शैली पर मैंने कुछ आलोचनात्मक लेख बंगला में पढ़े थे, जिसमें छायावादिता के कुछ लक्षणों पर चर्चा की गई थी। मैंने छायावादिता पर स्वतंत्र रूप से विचार किया। मेरे सामने रविंद्र की गीतांजलि बलाका जैसी कई पुस्तकें थीं। उनके कुछ गीतों में अर्थ का अध्यास था, मानो वे भाव नहीं, भावों की छाया हो। बस इसी बुनियाद पर मैंने छायावाद नाम रखा। अन्यत्र उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस समय मैंने नई कविता का नाम छायावाद रखा था, उस समय कविता में कोई रहस्यवाद नहीं खोजता था। मैं तो अस्पष्ट और संकेतात्मक अभिव्यक्ति वाली रचना को छायावादी रचना कहता था, उसका आलंबन चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक। मैं इस बात को यहां पर स्पष्ट कर दूं कि रहस्यवाद का नामकरण सबसे पहले हरिऔध जी ने रखा था। ऐसी बात मुझे मुकुटधर जी ने बताई थी, आचार्य शुक्ल ने नहीं किया था। और वह नामकरण 1923 में हुआ था रहस्यवाद का नाम, जबकि छायावाद का नामकरण 1920 में हो चुका था। यह मिस्टिसिज्म वाला मामला है और इस मिस्टिसिज्म के मामले को हमें समझने की भी आवश्यकता है। बाद में उन्होंने 1926 में माधुरी में एक टिप्पणी नुमा लेख लिखा, मिस्टिसिज्म का पर्याय क्या है। मिस्टिसिज्म कोई खिलवाड़ की वस्तु नहीं है। हम इस बात से अवगत हैं कि साहित्य में छायावाद और रहस्यवाद के संबंधों को लेकर पर्याप्त विचार किया गया और अधिकांश आलोचकों ने इसमें रहस्यवाद की प्रवृत्ति को मुख्य माना। मुकुटधर जी के अनुसार छायावाद का मुख्य विषय रहस्यवाद की अनुभूति की अभिव्यंजना है। कवि उसे सीधी साधी भाषा में नहीं बल्कि लाक्षणिक पदावली में व्यक्त कर पाता है। उन्होंने छायावाद को माया में सूक्ष्म वस्तु मानते हुए कहा कि शब्दों के द्वारा उसका ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। उसका एक मोटा लक्षण यह है कि उसमें शब्द और अर्थ का सामंजस्य बहुत कम रहता है। यही बात अभी हम सुन रहे थे। ध्यान देने की बात है कि छायावाद की इसी मूल प्रवृत्ति यानी भावगत और भाषागत सूक्ष्मता को बाद में प्रसाद जी ने उपचार वक्रता नाम दिया। सूक्ष्म भावलोक अथवा अनुभूति की अंतः प्रेरणा छायावाद का प्रधान लक्षण है। इस भावगत अस्पष्टता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यथार्थ में छायावाद भाव राज्य की वस्तु है। इसमें केवल संकेत से काम लिया जाता है। जिस प्रकार कोई समाधिस्थ योगी समाधि से जागने पर ब्रह्मानंद के सुख का वर्णन वचनों से नहीं कर सकता, उसी प्रकार कवि भी अपने हृदयगत भावों को स्पष्ट रूप से शब्दों में नहीं लिख सकता। कहना ना होगा कि मुकुटधर पांडे नई काव्यधारा के रूप में छायावाद के स्वरूप लक्षण को तो स्पष्ट कर ही रहे थे, उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति को भी रेखांकित कर रहे थे। साहित्य के बदलते स्वरूप की इस पूरी प्रक्रिया में वे भावात्मक कविता की आवश्यकता को भी समझ रहे थे और अपने आलोचकीय दायित्व को भी। श्री शारदा के जुलाई 1920 के अंक में उन्होंने काव्य स्वातंत्र, स्वच्छंद कवि मार्ग और नैतिक साहस की चर्चा करते हुए लिखा कि कविता के लिए एक रीति अथवा नियम आवश्यक अवश्य है, परंतु यह नहीं कि वह साहित्य में हिमाचल सा अचल बना रहे और उसमें कोई परिवर्तन ही ना किया जा सके। कवि को इन नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है
कि काव्य को शास्त्र के नियमों में जकड़ना उन्हें कतई पसंद नहीं था, न भाषा के क्षेत्र में, न ही छंद रस अथवा अलंकार के क्षेत्र में। सीधा कहें कि उन्होंने काव्य में एक नए मानदंड को महत्व दिया और रीति ग्रंथों और रूढ़िवादी काव्य शास्त्र के मार्ग का विरोध किया। यह ध्यान देने की बात है कि रीतिवाद का विरोध बाद में पंत जी ने भी पल्लव की भूमिका में और निराला ने परिमल की भूमिका में किया। पल्लव की भूमिका को तो जो प्रवेश है उसको तो छायावाद का प्रवेश द्वार ही मानते हैं। मुकुटधर जी नएपन के समर्थक तो थे ही। उन्होंने अपने समय के गतिरोधों और गुटबंदियों को भी दूर करने का प्रयास किया। सन 1928 में जब कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में उन्हें पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी और उग्र जी के बीच समझौता कराने का दायित्व दिया गया और यह कार्य उन्होंने बखूबी निभाया। उस समय घासलेटी साहित्य ये सब आप जानते हैं हिंदी के पाठक, घासलेटी साहित्य की चर्चा जोरों पर थी और मामला यही था। पांडे जी बताते थे कि उस अधिवेशन में उन्हें गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों के साथ मंच पर बैठने का सौभाग्य मिला था। उस अधिवेशन की चर्चा करते हुए वे हमें विनम्र रहने की सीख देते थे। सच कहूं, वे छोटे बड़े का भेद नहीं करते थे। संयम रखना और सम्मान देना उनकी बड़ी विशेषता थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मुकुटधर पांडे की रचना धर्मिता बहुत गंभीर और व्यापक है। उन्होंने छायावाद को एक नवीन दृष्टि दी और चेतना का नया मार्ग प्रशस्त किया। वे एक अच्छे कवि और निबंधकार तो थे ही, एक अच्छे कहानीकार, उपन्यासकार, अनुवादक और संस्मरण लेखक भी थे। वे एक अच्छे पिता भी थे, एक अच्छे पालक भी थे, एक अच्छे दिशा निर्देशक भी थे। निश्चय ही उनकी रचना यात्रा नवयुग का शंखनाद है। इस सुंदर आयोजन के लिए आयोजकों को और पांडे परिवार को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर रामनारायण पटेल को अनेक साधुवाद। आपने पंडित मुकुटधर पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत कर इस आयोजन के शीर्षक को सार्थकता तक पहुंचाया। छायावाद के 100 वर्ष एवं पद्मश्री पंडित मुकुटधर पांडे उसके दूसरे हिस्से की समग्रता के लिए आपको साधुवाद। और अब मैं आयोजन के अंतिम बिंदु पर पहुंचने के पहले हमारे असंख्य विद्वानों से एक निवेदन करना चाहूंगा। आगे मैं 3-2 बातें कहूंगा, उसे कृपया आत्मश्लाघा न समझा जाए। अभी आप जिनको सुन रहे थे वे मेरे शिष्य हैं। वे पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और प्रकाशित भी होते हैं। बीच की मैं एक ऐसी कड़ी पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और सिर्फ बोलता हूँ, और एक ऐसी कड़ी मेरे गुरु के रूप में जो ना पढ़ते हैं न लिखते हैं, सिर्फ बोलते हैं। कृपया इसको आत्मश्लाघा बिल्कुल न समझा जाए। मैं
ऐसे मेरे गुरुवर को अब आमंत्रित करना चाहूंगा, जिन्होंने